सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ हैं असद निज़ामी, एन एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट। असद, आर यू गुड? आर यू मैं A1 बिल्कुल फिट फाट सब गुड। और ऑफ कोर्स हमारे जूनियर तज्ज़ियाकार अली आफ्ताब सईद। अली, आपका क्या हाल है? मैंने तो समझौता गमों से कर लिया हुआ है। मैं तो अनकरीब अपना एक काउंसलिंग सेंटर खोलने लगा। मैं लोगों को बताया करूंगा कि आपने इस मुल्क में कैसे रहना है। और आपका मैं देख रहा हूँ आज अब कलरफुल और फॉर्मल दोनों सेम जैसे आप हैं, फॉर्मल भी हैं और कलरफुल भी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट बन गए हैं ऑन हाउ एग्जैक्टली एक इंसान को इस मुल्क में रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, सुबह सुबह आपने ना सुन्न हो जाना है ताकि आप पे कोई चीज़ असर ही ना करे। ये भी सही है। नहीं, चले आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं। क्रिकेट की दुनिया में बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो आई बिलीव रिटायरमेंट अनाउंस की है इमाद वसीम ने। आई एम श्योर आप लोग काफ़ी यू गाइस एक्साइटेड या हैप्पी या सैड? किसी के रिटायरमेंट से हम क्यों एक्साइटेड हो? किसी को रिटायर करके घर भेजने। अच्छा, वैसे उन्होंने ये फैसला खुद किया, उन्होंने ट्विटर के थ्रू बताया। अच्छा, इनकी कुछ बातें जो हैं वो लोगों को पता नहीं कि ये पहले डॉक्टर बनना चाहते थे। इन्होंने डॉक्टरी छोड़ के अंडर 19 में जब सिलेक्ट हुए उसके बाद क्रिकेट शुरू की और ज़ाहिर उसके बाद उन्होंने 55 वनडे और 66 T20 मैच खेले। पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात है उनकी और ज़ाहिर है उन्होंने ये भी कहा कि मैं बोर्ड को बड़ा शुक्रिया करता हूँ और बोर्ड ने भी कहा आप कुछ और वो क्या कहें। अच्छा, लेकिन उसके अलावा ये पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए थे, ये वेल्स में पैदा हुए थे और उसके बाद इनके जो वालिद साहब थे वहाँ पे आई थिंक इंजीनियर के तौर पे काम करते थे और बहुत जल्द ये पाकिस्तान आ गए। तो ये वेल्श बॉर्न पाकिस्तानी है और इन्होंने मुझे तो बहुत पसंद थे। वैसे भी कैरिज्मेटिक भी बहुत थे और इनका जो हेयर स्टाइल और बाकी स्टाइल आपको पता है हमारे प्लेयर्स जो हैं, शुएब भाई ने शुरू किया, नहीं शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर दोनों ने शुरू किया था और फिर अब यंगर जो खेप है उन्होंने फिर उसको फॉलो किया। हाँ जी, असल में मसला ये है कि जब इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की तो वो होना ये चाहिए था कि उसके बाद थोड़ा सा जो है ना लाडियाँ होती कि ना जाओ, ये करो वो करो। फ़ौरन ही PCB की ट्वीट आ गई, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। नहीं तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये वो चाह रहे थे कि वो कहें कि ना जाओ? अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब ने कहा है ना कि जी अगर ये लीग्स खेलना चाहते हैं 2 से ज़्यादा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती तो अपने आप को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दें, लेकिन रिटायरमेंट ना लें, अपने आप को अवेलेबल रखें पाकिस्तान के लिए अगर कभी ज़रूरत हो। इससे मुझे शक पड़ता है, मेरे पास कोई अंदर की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इससे मुझे शक पड़ता है कि शायद ये अभी सोच रहे हैं कि मेरे पास टाइम है 3 साल का अरसा गुजार के तो मैं फिर किसी और टीम का हिस्सा बन सकता हूँ, किसी और नेशनल साइड का। अब आपको पता है कि अमेरिका भी क्रिकेट में आ रहा है, अगला T20 वर्ल्ड कप आधा अमेरिका के अंदर है। सो इस तरह के भी उनके इम्कान लग सकते हैं। इन एनी केस एक तो गुड लक टू हिम। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर क्या खूबसूरत दौर आ गया। पहले क्या होता था कि अक्सर लोग क्रिकेट छोड़ देते थे या स्पोर्ट्स छोड़ देते थे कि यार हम अगर टॉप 11 में ना आए तो हमारा तो कोई करियर ही नहीं है। अब आप देखें काउंटीज, लीग्स, इतनी जगह हैं कि जहां आप जाके पैसे कमा सकते हो। तो अब ये मसला नहीं है कि मेरे रोजगार का क्या बनेगा, और अगर आप अच्छे हो जो काम करते हो तो दुनिया आपको देख भी लेगी, आइडेंटिफाई भी कर लेगी और उठा के अपने पास ले भी जाएगी। और अली ये आप देखिए, वैसे लोग माने या ना माने, ये लीग कल्चर तो पैदा तो हिंदुस्तान में IPL जब उन्होंने शुरू किया तो एक लीग कल्चर बना। उसमें पहले हम भी, हमारे प्लेयर्स भी अलाउड होते थे खेलने के लिए, फिर उन्होंने हमें मना कर दिया। लेकिन इधर इस बात की दाद देनी चाहिए कि अगर तो IPL इज़ लेट्स से द नंबर 1 लीग, PSL को पीछे नहीं है। PSL एक बहुत बड़ी लीग है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आते हैं खेलने के लिए और हमारी भी जो न्यूअर लॉट ऑफ प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उससे बाहर आते हैं। वो बात अलग है कि उसकी माली हैसियत से आपको कितने पैसे मिल जाते हैं, आप कितना अपना पोस्ट नेशनल क्रिकेट करियर बना लेते हैं। बट लीग से ये भी तो होता है कि आपकी जो लोअर खेप है, जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला था क्योंकि यहाँ पे क्लब क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर रुझान कम हो गया था, तो ये PSL ने उस गैप को फिल किया। बिल्कुल किया। और देखें वो उससे पहले मतलब IPL से पहले बिग बैश तो हो ही रही थी, उससे पहले इंग्लैंड में भी शायद वो हो रही थी। जो बुनियादी बात है पाकिस्तान में जो पीछे रहा है ना कि हम अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी उसमें इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बुला सकते थे, बाकी जगहों पे जाते थे। मुझे याद है इससे भी कि हमारा जब बहुत ही टॉप का बॉलिंग अटैक होता था और फास्ट बॉलर्स पूरी दुनिया में जाके वो झंडे गाड़ के आते थे,
पाकिस्तान में जैसे ही थोड़ी सी बॉलिंग पिच तैयार होती थी हमारे बैट्समैन स्ट्राइक कर जाते थे और फिर उनके लिए सारी घास उड़ाई जाती थी, रोलर फेरे जाते थे और फैसलाबाद जैसी पिचों पे बुड्ढे मार्क टेलर से 300 खाते थे हमारे फास्ट बॉलर। तब मैं सोचता था, मैं छोटा होता था कि यार मैं शोएब अख्तर हूँ ना, मैं जाऊँ पीसीबी चीफ के कमरे में इस्तीफा मारूँ अपना कि मैं नहीं खेलता और मैं वापस आ जाऊँ, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं थी। अब ऑप्शन है कि नहीं खेलना, जाओ। एंड में तो पैसों के बाद अच्छा एक और जो नेशनल T20 कप है वो भी तो हो रहा है। अच्छा नेशनल T20 कप तो हो रहा है, वो तो अभी शुरू हुआ है, उस पर तो बात करते हैं, लेकिन एक और खबर मेरे नज़दीक से गुजरी थी, वो ये थी कि इससे पहले जो आई थिंक 50 ओवर का जो टूर्नामेंट था, शायद कायदे-आज़म था या तो उसके अंदर एक मैच गालबन पिंडी में, उधर स्पेक्टेटर्स को उन्होंने ग्राउंड में दाखिल नहीं होने दिया जो देखना चाह रहे थे इन प्लेयर्स को। ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है कि मतलब what was the reason, ऐसी क्या वजह थी? वो अभी ये तो भी अली बताएगा क्या सारी रीज़न। मेरा अपना ख्याल है वैसे कि जो भी मैच हो, अगर तो वो टिकटेड नहीं है, जैसे ये टिकटेड नहीं था, इसमें एनीबडी कुड जस्ट गो इन एंड प्ले एंड वॉच रादर, जो प्लेयर्स हैं उनको कोई इस चीज़ का भी तो प्रेशर होना चाहिए कि क्राउड का भी तो प्रेशर होता है। जैसे इंडिया में अब जो मैचेस हो रहे थे जिसमें इंडिया खेल रहा था, तो सिर्फ नीली नीली शर्टें होती थी, और इस पर हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के वाले से हमारे पास बातें हैं, बट डोमेस्टिकली जब आप क्रिकेट खिला रहे हैं तो क्राउड को तो होना चाहिए। देखिए मेरा तो ये ख्याल है, अगेन अंदर की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन एक तो ये चीज़ कि कोई भी कुछ नया बताने से पहले कहते थे अंदर की रिपोर्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा ये ख्याल है कोई भी इवेंट अगर हो रहा है तो उसको टिकटेड होना चाहिए, उसकी 10 रुपये टिकट रखते हैं, बिल्कुल। हाँ। अच्छा उसमें शायकीन अगर कोई आना चाहता है बिस्मिल्लाह आ जाए। अगर इन्होंने नहीं आने दिया, शराज हसन की ये रिपोर्ट थी, तो उसके पीछे एक फैक्टर तो ये हो सकता है कि आप कोई भी अगर टिकटेड इवेंट करवाएंगे तो उसके लिए आपको 2 NOC चाहिए, एक एक्साइज से और एक पुलिस से। अच्छा एक्साइज वाला तो आपको मिल ही जाएगा, उनको तो टैक्स ही आ रहा है ना, उनका क्या जाता है। पुलिस वाले अक्सर ये कहते हैं जी हमारे पास तो नफरी नहीं है देने के लिए, क्योंकि 50 से ज़्यादा लोग अगर आपने इकट्ठे करने एक जगह पे तो सिक्योरिटी एक इशू है। अच्छा ये एक वजह हो सकती है कि इनको यहाँ पे ख्याल होगा कि पता नहीं 50 लोगों ने आना भी है कि नहीं आना, अच्छा कौन जाके पुलिस से NOC ले, इस तरह की सारी बातें हो सकती हैं। दूसरा ये भी है कि उन्होंने बॉदर ही नहीं किया कि यार बट ठीक है क्या करना है किसी ने देख के। हालांकि सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम यहाँ पे रखते हैं ना, अगेन मैं इंडोर्स नहीं कर रहा इस इल्ज़ाम को, यहाँ पे जो होता है ना पर्ची पर्ची पर्ची, अच्छा वो जो 16 का स्क्वाड होता है ना, उसमें से जो 11 सिलेक्ट होते हैं उसमें पर्ची नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि आपको भी पता है सारों का, ठीक है, किस तरह से आप इतना वो इस फॉर्मेट में, लेकिन जो डोमेस्टिक में जो आते हैं ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, वो जो 50 बंदे होते हैं, वो नीचे क्या हो रहा है वी डोंट नो, वहां पे ये इल्जाम हो सकता है। अगेन उस पे भी लोगों को ये जो दूर रखना है, इसका मतलब है कि कुछ गलत हो रहा है जो आप नहीं दिखाना चाह रहे। और इससे एक वजह हल है इस मसले का, आप टिकटेड कर दें 50 का मसला, जो पहले 48 लोग आ गए ना उनको आप अंदर आने दें और उनको बाउंड्री में बिठा दें। ज्यादा काम दे रहे हैं गैप्स नहीं उनको, वो 48 बंदे को कहेंगे बाउंड्री पे बैठ जाए, वो तो पागल ही हो जाएंगे यार कि बाउंड्री पे बैठ के हमने मैच देखा। नहीं लेकिन मुझे उसका बताएं कि जो FIR लॉन्च हुई है अगेंस्ट मिचेल मार्श, जी हाँ जी, वो भी इंटरेस्टिंग है कि उनकी एक तस्वीर जो थी वो आ गई जी, उन्होंने वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसके ऊपर अपने पैर रखे हुए। अब यूपी में अलीगढ़ टाउन में एक पंडित काशिफ साहब हैं जिन्होंने इस चीज़ का बहुत माइंड किया, और उन्होंने इंडियन फैंस के सेंटिमेंट्स जो ऑफेंड हुए हैं उसके हवाले से कहा कि ये बहुत गलत चीज़ है, इसके ऊपर उन्होंने पैर रख दिए तो ये भरमुती हो गई है इस कप की, ये इस चीज़ की नंबर 1। उसके उन्होंने एक और चीज़ की, आप कॉन्फिडेंस देखें बॉय का, उन्होंने मोदी साहब को लेटर लिखा कि आप जो है इस बंदे की, मिचेल मार्श की क्रिकेट बंद करा दें। आप देखें कि मतलब जाहिर है इस चीज़ का कुछ नहीं होना है, FIR तो कोई शख्स भी कहीं भी उठ के कर सकते, किसी चीज़ पे बैन कर दें, इंडिया में नहीं खेल सकते, बैन कर दें, जो भी कर दें, उनकी क्रिकेट ही बंद कर दें, सब कुछ मना कर दें उनको। अब मुझे बताएं कि ऑस्ट्रेलिया है, उनका एक अपना कल्चर है, आपके लिए शायद वो वर्ल्ड कप जो है वो इस किस्म की चीज़ है जिसके ऊपर आप शायद जब भी वर्ल्ड कप कमरे में आप खड़े हो जाएं। अब उनके लिए तो वो चीज़ ये नहीं है, उन्होंने पैर रखे हुए हैं कि क्या, और वैसे भी एक मुल्क जो 6 ऐसे वर्ल्ड कप जीता हो उनके लिए क्या होना है। हाँ बिल्कुल, वो तो टीम का है ना। मुझे उनकी सोच भी बड़ी पसंद है कि हम जीते हैं वर्ल्ड कप, हम में बाइसे तकरीम, ये कप थोड़ी है। एग्जैक्टली तो ये बहुत बुनियादी चीज़ है। इंडियन फैंस जो है ना, मुझे उन पर दुख भी बड़ा होता है, मतलब मैं चाहता था इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, उसकी वजह ये है कि वो बेचारे इतने जज्बाती हैं। हाँ मैं यही सोच रही थी क्योंकि कमिंस उनका जो कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का है, वो जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया लैंड हुआ
टोटल एक बंदा उसको लेने आया हुआ था और 3 फोटो खींचने वाले थे। लेकिन ये मोदी ने स्टेज पे किया था, दैट वाज वेरी, वो जो सेरेमनी थी। अच्छा नहीं, that was अच्छा very, नहीं, I think, inappropriate. नहीं वो आपने गलत वाली वीडियो देख ली है। वो असल में उसको आप, मैंने पूरा क्लोजिंग सेरेमनी देखी क्योंकि उस मैच में वही देखने वाली चीज़ थी। ऑस्ट्रेलिया वैसे तो यस, लेकिन उसके अंदर एंड में वो पूरा आए मोदी साहब, उन्होंने पहले कप दिया, तस्वीरें उतरवाई, फिर उन्होंने जाके उससे हैंडशेक की, फिर कुछ और लोग आए, फिर और तस्वीरें। उन्होंने स्टेज तब छोड़ी जब टीम सारी ने आना था। अब उस पे जाहिर है ये बहस हो सकती है कि आपने जो, मैं आपको बताया ना, एनालिसिस का दौर। लेकिन आप ये देख लें, सोशल मीडिया पे कुछ भी लगा लें, लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाती हैं यहाँ पे। वहाँ पे भी मसला ये था कि जब कमिंस ने जिस तरह देखा है ना, उससे मुझे लगा कि शायद वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि पूरी टीम के साथ भी तस्वीर खिंचवाएंगे। अच्छा, इतने बड़ा जब कप होता है तो उसकी यहाँ तो आप रिहर्सल कर लें कि अच्छा जी आपके साथ तस्वीर होगी, टीम के साथ नहीं होगी, या टीम के साथ भी होगी, व्हाटएवर, रिहर्सल हो जाए, या रिहर्सल नहीं तो बताया हो, कैप्टन्स को भी बताया हो कि किस तरह से होगा, इनको भी बताया हो किस तरह से होगा। जब नहीं पता था तो फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो रहेंगे देर तक, वो चले गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह हमारा कल्चर जो है ना पाकिस्तान में, उसमें ये होता है कि हम जब एक दूसरे को मिलते हैं ना तो पहले गले मिलते हैं, उसके बाद हाथ मिलाते हैं और फिर मतलब जो भी। अच्छा, बाहर आप अक्सर चले जाओ ना तो वो लोग पहले हाथ मिलाते हैं, बाद में गले मिलते हैं। अच्छा, अब आप हम बाहर गए होते हैं ना, बड़ा अजीब सा होता है। अली की ऑब्जर्वेशन क्या आपने ये एक्चुअली में नोट किया है? हाँ, कि अब हम बाहर जाते हैं ना तो होता क्या है कि कोई बंदा मिलता है तो वो पहले हाथ आगे कर देता है, हम हाथ आगे करके उसके बाद गले मिलके दोबारा हमने हाथ आगे किया तो वो मुड़ के चला जाता है। अली के साथ कोई मिसहैप हुआ है? कोई कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता, जब भी हम बाहर होते हैं ऐसे ही होता है। कल्चरल चीज़ है ना, जैसे जो इनका ये कप वाला इंसिडेंट है, उस पर एक और कल्चरल चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया करता है इस दफ़ा तो वैसे नहीं, जब आई थिंक T20 वर्ल्ड कप जीतते थे या कुछ और, वो बूट में से उन्होंने पानी पिया था। वो उनका एक चीज़ है, उनका एक अगेन कल्चर है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में तो स्पोर्ट्स कल्चर बहुत ज़्यादा है। और जो वो बात है ना वर्ल्ड कप शर्ल्ड कप, मैं आपको बताऊं, इससे पहले एक पॉडकास्ट में सुन रहा था जब वर्ल्ड कप चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया में आप जाएं और कहें जी हमारे बॉयज़ जो हैं वो पहुंच गए सेमीफाइनल में, बॉयज़ फाइनल में पहुंच गए, कहते कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा है? हाँ, तो वो तो जीत चुके हैं, 5 छठा आ रहे, चलो कोई नहीं। अच्छा, असल मैं आपको ये नहीं पॉज करूंगी, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे एंड ऑफ कोर्स विल कंटिन्यू दिस टॉपिक आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। हम बात कर रहे थे इंडियन क्रिकेट फैंस की सेंटिमेंट्स की, कि अपेरेंटली जो रिसेंट उन्होंने एक पिक्चर लगाई थी मिचेल ने, जिसकी वजह से हाँ गर्मा गर्मी हो गई थी। एंड उसके अलावा और भी बड़े मसले हैं इंडियन क्रिकेट फैंस के। उनको ये चीज़ अभी तक हजम नहीं हो रही कि वो वर्ल्ड कप हार चुके हैं, क्योंकि वो तो पहले मैच से जीत चुके थे। और उसके साथ साथ जो चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी, पता नहीं इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ पे क्यों इतना हैरान और परेशान है कि जो इंडियन क्रिकेट फैंस का रद्द अमल फाइनल के बाद था वो सिर्फ महदूद रहेगा प्लेयर्स तक, वो रुके नहीं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, जिसको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, उनको उनके दीगर प्लेयर्स ने कंप्लेंट्स की कि जी हमें थ्रेट्स आ रही हैं हमारी पर्सनल सोशल फीड पे, ना सिर्फ डेथ थ्रेट्स बट रेप थ्रेट्स, बड़ी संजीदा किस्म की थ्रेट्स उनको आ रही हैं। जो 2 लोग इसमें से ख़ास तौर पे हाईलाइट हुए, वो एक ट्रेविस हेड ने, जिसने उस दिन मैच में कुट के बुरा असर कर दिया था इंडिया का, और कैच भी पकड़ा। उनकी बीवी के हवाले से उनकी कोई ट्वीट थी, उसके ऊपर उन्होंने गंदे अजीब व गरीब कमेंट्स करना शुरू कर दिए। फिर ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर, और उनकी जो बेगम है जो कि चेन्नई से उनका ताल्लुक है, विनी रमान, और उनके ऊपर भी बात करी, लेकिन वो भी स्लो नहीं आई, उन्होंने बाकायदा जवाब भी दिया ट्रोल्स को। सो ये एक ओवरऑल एक सिनेरियो जिसके अंदर उनको हजम नहीं हो रही बात को। प्लेयर्स का आई वुड से, पहले तो ये भी हो चुका है माजी में कि प्लेयर्स खुद हिस्सा बन जाते थे फैंस के साथ कि हाँ जी ये गलत था तो वो गलत था। इस वर्ल्ड कप में तो इस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं थी कि इंडिया के खिलाफ कोई एक भी चीज़ थी। फाइनल वो हार गए, फैंस को हजम नहीं हो रहा, और जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं दे आर मेंट टू सफर। इसमें जो कोई एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ, कोई कंप्लेंट उनका बोर्ड ले, बीसीसीआई ले एक्शन, और इस जो भी ये कर रहे हैं उनको बैन कर देना चाहिए फ्रॉम एवर अटेंडिंग अ मैच। मैक्सवेल की बीवी का तो बड़ा अच्छा रिप्लाई आया है कि आप मुझे जो मर्जी कहते रहें, मेरी ज़्यादा ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया में गुजरी है और मेरा मियाँ मेरे बच्चे का बाप है, मैं उसको कैसे छोड़ दूंगी वर्ल्ड कप हार के। अच्छा, वैसे आपको मैं बात बताऊं, इस किस्म की टिप्स के लिए ना हमें शुएब मलिक साहब के पास जाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है ना वो इस काम में शुएब मलिक साहब का।
कि कैसे हैंडल करना है घर पे जाके, क्योंकि उनके दौर में भी उन्होंने इंडिया को एक अदद मैच तो हराया था, हमने ज़्यादा ही शायद हराए हो, तो घर पे जाके फिर क्या फ्रिक्शन होती होगी वो शोएब मलिक साहब शायद बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ जो है ना आपकी वो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप अक्सर सोचते होंगे कि अब जिस तरह बहुत मिलते जुलते लोग हैं ना, ज़ाहिर है इंडियंस और पाकिस्तानी, मतलब खित्ता तो एक ही है, तो क्यों वो ज़्यादा जज्बाती हैं क्रिकेट को लेके और हम इतने नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा कि जब आप लोग छोटे थे तो आप लोग पे कर्फ्यू होता होगा घर वालों का कि जी कुछ भी हो जाए शाम को 5 बजे आपने घर वापस आना है। वो आपने कुछ अर्से फॉलो किया, फिर आपने उसको तोड़ना शुरू कर दिया, फिर काफ़ी घर पे डांट डपट हुई होगी, फिर वो 7 बजे हो गया होगा, फिर आपने वो भी तोड़ना शुरू कर दिया, घर पे लड़ाइयाँ, रोने धोने, वो मारे वो भी सारा कुछ हुआ। एंड में उन्होंने आपको अपने हाल पे छोड़ दिया कि जाओ फिर जब मर्जी कर लो। सो बेसिकली हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने ऐसी जगहों पे तमाशाइयों को, उन्होंने फैंस को इस लायक नहीं छोड़ा कि वो उनके ऊपर तनकीद करें, क्योंकि वो कहते हैं यार करते रहो, जज्बाती हो सके। और ये हमारे बुजुर्गान क्रिकेटर्स की मेहरबानी है। आप सोचें कि उन्होंने इस चीज़ को एक कानूनी बना दिया सॉर्ट ऑफ। नहीं, आप लोग स्पीक फॉर योरसेल्फ, हम तो भाई बहुत सपोर्ट करते हैं हमारी टीम को। सपोर्ट की तो बात ही नहीं, तो तनकीद की बात हो रही है। तनकीद के अलावा भी मतलब दूसरों को हम तड़ियाँ नहीं लगाते। तो टीम अगर पाकिस्तान से जीत गए तो हमें क्या है, हम फोकस करते हैं, हमें आबादी है, हम उनकी जीत में नहीं, हम अपनी हार पे फोकस करते हैं। आप तो देखिए ना, हम जवाद भाई का गाना कितना जोरों शोर से चलता है कि तुम जीतो या हारो, गाना ही खत्म कर, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आगे एक और चीज है, वो FBR की एडवर्टाइजमेंट। नहीं, एक रहेगी ना क्रिकेट की, वो बात कर लेते हैं। हारिस रऊफ और वहाब रियाज की तो बात ही नहीं की। वहाब रियाज साहब अब चीफ सिलेक्टर हैं पाकिस्तान टीम के, और ये उनका इजाफी रोल है। वाकई में वो इस वक्त केयर टेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो वहाब भाई के पास जो है बहुत टाइम है, या वो अपना टाइम मैनेज ऐसे करते हैं कि वो दो इतने अहम तरीन शोबे जो हैं दोनों को संभाल बैठे। हारिस रऊफ से उनकी ये बात हुई कि उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ कर दी कि जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है, ये गालिबन जो अब 2023 से 25 तक का टेस्ट वर्ल्ड कप है, ये उसी के अंदर काउंट भी होगा। सो बड़ा अहम है। हारिस रऊफ ने 2 दिन पहले ये कह दिया कि मैं टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा, और वहाब ने कहा क्योंकि वो एक खुद फास्ट बॉलर है, वो कहते हैं हमने इनसे 10 से 12 ओवर लेने थे, हमने और क्या कराना था इनसे, और हमें एक फास्ट 140 प्लस बॉलर चाहिए ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, जो इसकी परफॉर्मेंस है कि हमारे बाकी फास्ट बॉलर्स जो हैं वो इस वक्त फॉर्म में नहीं है या इंजर्ड हैं। तो वो आते साथ सिलेक्शन के ऊपर ना उन्होंने तनकीद शुरू कर दी। देखिए, एक तो कमाल ये है कि उन्होंने कहा है वहाब रियाज ने कि मैं, क्योंकि ये 2 जिम्मेदारियां मेरे पास, तो मैं PSL नहीं खेलूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में वो बहुत अर्ली कर गए हैं, क्योंकि इस तरह के ओहदे PSL तो फरवरी में, पता नहीं फरवरी तक ये ओहदा उनके पास रहे ना रहे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अब जाहिर है आप किसी प्लेयर को फोर्स तो नहीं कर सकते। अब अगर वो नहीं खेलना चाहता तो वो नहीं खेलना चाहता। दूसरी बात ये है कि वो तो डायमंड या जो भी प्लेटिनम कैटेगरी होती है वो तो उसका हिस्सा भी नहीं है। सो ही इज नॉट इवन सपोज टू प्ले 3 फॉर्मेट्स। तो वो तो हमारे पास सिर्फ 3 प्लेयर हैं। वो तो हमारे पास सिर्फ 3 प्लेयर हैं, बाबर, रिजवान और शाहीन। हालांकि शाहीन भी नहीं खेलता, मैंने तो उसको आखिरी दफा टेस्ट खेलते पता नहीं कब देखा था। और ये सबसे बेस्ट बात देखिए कि वहाब भाई ने अपने आप को नहीं सिलेक्ट किया टीम के लिए। ये भी तो होता है ना कि मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन चलें अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम क्रिकेट मैंने देखा लड़कों हमारा पूरा आज सही तरह नहीं, मैंने देखा लड़कों को क्रिकेट पे आप शुरू कर दो ना तो देयर इज नो स्टॉपिंग देम। रोक दें और आगे बढ़ें। देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं कि जब भी पाकिस्तान ठीक नहीं ना खेलता अभी तक, तो मैंने किट रखी हुई है जो मैं इस्त्री कर रहा हूं। अगर कभी भी मुल्क और कौम को यंग ब्लड की जरूरत हो, यंगिश ब्लड की, आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं, अली और मैंने बड़ी क्रिकेट खेली, अली मुझे 10 बॉलिंग कराता है। चले ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे किसी ने वो FBR की एडवर्टाइजमेंट देखी है आप लोगों ने? जी हमने देखी जी, बड़ी अच्छी थी ऐड। मुझे तो लगा कि बड़ी इट्स अ गुड। मुझे तो सिर्फ खौफ आया उससे। वो ये गैस बिजली की तो आदत है, ये सिम जो बंद होने वाली चीज है, इसके ऊपर तो बहुत परेशानी हो जाएगी। घर के अंदर लड़ाइयाँ, जायदादें, जंगें, हर चीज छिड़ जाएगी। सबने शायद ना देखा हो, एक्सप्लेन कर दें कि वो क्या है इश्तिहार। तो बेसिकली एक ऐड है कि जिसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि घर के अंदर बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, और अपेरेंटली जो घर के जो हेड हैं उन्होंने फाइल नहीं किए अपने टैक्स रिटर्न्स, तो उसकी वजह से FBR ने उनकी ये सहूलतें उन्होंने ब्लॉक कर दी। फिर वो फोन जब कर रहे थे तो सिम भी ब्लॉक हो जाती है। सो
अच्छा ये तो देखें एफबीआर का इसके ऊपर इस दफ़ा बड़ा स्ट्रिक्ट है कि टैक्स आपका जो टैक्स नेट जो है वो बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हर साल होता है, लेकिन इसके अंदर एक अमूमन एक एक्सटेंशन पॉलिसी होती है जो हर साल मिलती है और मिलती है। फिर आप फाइल कर भी दें और आपके जो टैक्स अकाउंटेंट होते हैं चैम्पियंस चीते, वो आपको ये भी कहते हैं कि जी इस वक्त ऐसे तो फाइल कर देना, बाद में हम इसको रिव्यू करके रिविजिट करके चेंज भी करवा सकते हैं, उसकी भी कुछ मोहलत होती है जिसके अंदर आप करवा सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि उन्होंने इश्तिहार ही निकाल दिए कि सिम में बिजली और गैस बंद होगी, लोगों को खौफजदा करने के लिए कि आप बहरहाल अपनी टैक्स रिटर्न फाइल, और टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, क्यों सर करनी चाहिए ना मेरे कुछ ख्यालात और हैं। और चले उसके ऊपर फिर से आते हैं। लेकिन उन्होंने इसके लिए एक और कदम उठाया है, वो ये है कि आज के दिन अभी हम जब यहाँ अपनी खिदमात जाम दे रहे हैं शो की बहाव पे, तो टैक्स के दफातर जो हैं वो आज खुले हैं कि अगर आपने अभी हमारे शो के तवज्जुह से किसी ने जाके टैक्स जमा कराना है तो अभी भी जाके जमा करा। हालांकि आज लॉकडाउन लेकिन टैक्स के बावजूद अगर कोई नहीं करता फाइल तो उसके बावजूद कोई भी नहीं करेगा टैक्स फाइल। देखिए बात बड़ी सादी सी है, वो ये है कि ये डराते धमकाते रहे। एक तो ये धमकी की भी मुझे समझ नहीं आई, उसकी वजह ये है कि अब जिस तरह अमेरिका में मेरे ख्याल में 7203 है कानून, जिसके तहत अगर कोई जानबूझ के फाइल नहीं करता या छुपाता है या कुछ, तो उसको वो जेल में डाल देते हैं। अच्छा वो समझ में आता है कि जेल वो बंदा गया है ना, घर में पता नहीं माँ बहन बेटी बेटा कौन बैठे हुए, आपने सबकी बिजली वट दी है यार, ये क्या सीन है। और अगर फर्ज करें आप किराए के घर में रहते हैं तो बिजली का कनेक्शन आप कैसे लोकेट करेंगे कि ये बंदा जो है इसकी सेम इसका गैस का बिजली का बिल, वो तो बड़े कुछ लोग होंगे जिनका गैस का बिल भी अपना है, बिजली का बिल भी अपना है और सिम चले अपनी हो सकती है। लेकिन सर मसला आपको पता है कहाँ पड़ेगा? गैस और बिजली पे नहीं पड़ेगा, पहले सिम पे पड़ेगा मसला, जब वो सिम ब्लॉक कर देंगे। सर एक मसला सारे शुरू हो गए ना। एक बंदे के नाम पे 5 सिम में इजाजत होती है तो घर वाला कोई और ले देगा, ठीक है। बुनियादी बात ये है। लेकिन आपको लगता है कि जेल टाइम भी बड़ा इफेक्टिव होगा यहाँ पे? नहीं वो आप ये देखो कोविड के दौरान उन्होंने वो मैंडेटरी किया था मास्क पहने, अगर मास्क नहीं पहना तो वो आई थिंक तब सिम ब्लॉकेज वाला भी था कि आप अगर आप नहीं कराते वैक्सीनेशन तो आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी। आप ये देखो कि उन्होंने ये सोचा होगा कि हम जेल में डाल देते हैं, पूरी दुनिया में ही होता है, ये जो कर रहे हैं ये तो पूरी दुनिया में होता ही नहीं है, तो उन्होंने खुद सोचा है, ठीक है तो शुक्र है सोच। लेकिन आप ये देखिए उनका ये नजरिया है कि हमारा जो आम आदमी है वो जेल टाइम से नहीं डरता। नहीं, उनका ये नजरिया है कि अगर हमने एक और बंदा जेल में रखा या इतने सारे बंदे जेल में रखे तो उनके खाने के पैसे कौन देगा। इस वक्त तो अंडरएज ड्राइविंग सियासी मकासद जो हैं और टैक्स में भी कर दिया, रह कौन जाएगा? आप और हम ही फिर रहे होंगे सड़कों पे आराम से। ये बड़ा अच्छा असम्पशन है आपका। नहीं देखिए पता है आपस की बात ये है कि इस तरह एक तो बजाय के डराने के ना टैक्स फाइल करने वालों को इंसेंटिव्स दें, ठीक है, इतने ज़्यादा कि मजबूर हो जाएं नॉन टैक्स फाइलर बनने में। देखिए ये तो बहुत ही गलत बात है कि जी जो टैक्स फाइल नहीं करता वो टैक्स देता नहीं, टैक्स देते तो सारे ही सब देते हैं, ठीक है, फाइल करना कुछ और चीज़ है। दूसरी बात ये है कि क्यों लोग टैक्स नहीं देना चाहते, मतलब अगर नहीं भी देते लोग तो क्यों नहीं देना चाहते? उसकी वजह ये है कि आपका सरकार के साथ एक बड़ा ट्रांजैक्शनल जो है ना रिलेशनशिप होता है। अगर आपको उसके बदले में वो कुछ नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए तो आप क्यों टैक्स दोगे? ठीक है, मतलब मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं तो मतलब अगर मेरे बच्चे होंगे तो वो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, अगर मैं बीमार हूँगा तो प्राइवेट अस्पताल में जाऊँगा। अच्छा मेरे कोई भी घर पे खुदा ना खास्ता मसला हो जाए या कारोबार में मसला हो जाए, मैं थाने और कोर्ट कचहरी नहीं जाऊँगा, मैं 4 फीट कर जाऊँगा, मैं मान जाऊँगा अल्लाह का उसको समझ के इम्तिहान। मैंने सरकार की मैं एक सड़क इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस सड़क का टोल टैक्स मेरे से ले लें, बाकी टैक्स मैं क्यों दूंगा? मैं देता हूँ अपनी मर्जी से नहीं देता, मैं तो जहाँ भी काम करता हूँ वो एट सोर्स कट जाता है, इसीलिए मैं फाइल भी कर देता हूँ। बट लोग जब ये कहते हैं, मतलब लोग जो टैक्स नहीं देना चाहते, वो बड़ी सिंपल सी बात है, वो क्यों नहीं देना चाहते? उसकी वजह ये कि सरकार अपनी चीजें से नहीं एग्री करते ना। वो कहते हैं जी कि हमारी जो बुनियादी सहूलियात हैं वो हमारे पास नहीं है, जिसमें पब्लिक सेक्टर हेल्थ भी है, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन भी है, पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट भी है, वो चीजें अगर नहीं दे सकते। टैक्स आप देते हैं तो कुछ हालात बेहतर होते हैं, बजट उस तरह से होता है नहीं? देखिए बजट तो मिल ही जाता है और मुकर्रर भी होता है। जैसे आप बात करें एजुकेशन का, छोटा एग्जांपल है, नॉट टू डाइग्रेस टू मच, एजुकेशन का बजट पब्लिक सेक्टर को बेहतर करने हर साल हर सूबे को मिलता है। उसके बाद आप देख लें क्या हुआ है, नहीं हुआ। तो ये तो
आर्ग्यूमेंट उस तब है ना कि जब जी बेहतरी हो रही है अब और टैक्स दिया जाए ताकि और बेहतरी हो। देखिए एक तो एक और चीज़ ये है कि अच्छा चले ये तो हो गया इससे मशरूत कि मैं टैक्स दूंगा तो फिर ये वाली बेहतरी आएगी जो आप बता रही हैं, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिलता। ये टैक्स में कहाँ है? मतलब वो अदालत तो चल रही है, वो पुलिस तो चल रही है, पर मुझे इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा पाकिस्तान में क्या चीज़ है, आप किराएदार हो तो आपको मालिक मकान तंग करेगा, आप मालिक मकान हो तो आपको किराएदार तंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मालिक मकान बुरा नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। नहीं देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि मालिक मकान बहुत बुरे होते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि किराएदार बहुत बुरे होते हैं। इसका मतलब ये है कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो एक चीज है ना, वो पाकिस्तान में एक मीनिंगलेस पीस ऑफ पेपर है। आई डिसएग्री विद यू, लेकिन हम गिव अ मिसाल, नहीं इफ यू डिसएग्री देन गिव अ मिसाल। अब इसको खाली इस तरह करके आप आगे थोड़ी चल सकते हो। आप बुनियादी बात ये है कि आप जब तक लोगों को टैक्स के वर्थ की सहूलियात नहीं देंगे, कोई आपको टैक्स नहीं देना चाहेगा। एक आखिरी बात, अच्छा सहूलियात मिलने शुरू हो जाएंगी तो जाग जाएगा आपका ये मोटिवेशन कि भाई हमने फाइल करने हैं टैक्सेस। एक तो जाग सकता है, दूसरा उसके बाद आप किसी मुंह से बंदे को गिरफ्तार कर सकते हो और बंदे की बिजली काट सकते हो। अभी आप जब बिजली काटने या गिरफ्तार करने जाओगे तो आप खुद शर्मिंदा होगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। चले यहाँ पे एक पॉज लेते हैं। We'll be right back after a very short break. Stay tuned. वेलकम बैक टू बोलो जनाब। अली का ओपिनियन था बिफोर द ब्रेक कि जी FBI की जो ये एडवर्टिजमेंट है उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हालांकि द रिकॉर्ड शोज़ कि अपेरेंटली हर साल फाइलर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। सो अपेरेंटली कुछ तो जो वो मेजर्स उठा रहे हैं, एडवर्टिजमेंट कर रहे हैं, या जो भी आपको कह रहे हैं कि सिम ब्लॉक हो जाएगी या आपके बिजली और गैस ब्लॉक कर देंगे, कुछ तो इफेक्टिव हो रही है, नहीं? डोंट यू थिंक सो? वो उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है फाइलर्स की, और जो टैक्स कलेक्शन होती है वो भी बढ़ रही है। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि जाहिर है हर साल मज़ीद लोग 18 साल से ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर तनासुब देखेंगे फाइलर्स का तो वो तकरीबन आपको वो ही मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो टैक्स कलेक्शन, ये सिर्फ फिगर नहीं आता, इस पर केक भी कटता है FBI। ठीक है, कि इस दफ़ा हमने पिछले साल से ज़्यादा कलेक्शन की है। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन हो रही है ना, अब जिस तरह यहाँ पे इस कमरे में मेरे ख्याल में जितने भी लोग मौजूद हैं, ज़्यादातर ने इस साल पिछले साल से ज़्यादा पैसे कमाए होंगे, लेकिन ज़्यादातर का लाइफस्टाइल बेहतर होने के बजाय ख़राब हो गया होगा, या वैसा ही होगा जैसे पिछले साल था। उसकी वजह कि इन्फ्लेशन हो गई। तो वो इसी तरह कलेक्शन वो जो बढ़ रही है, वो अगर आप रियल टर्म में देखेंगे तो वो वहीं खड़ी है। अच्छा, वो एक सेपरेट इशू है इन्फ्लेशन ऑब्वियसली, लेकिन यू स्टिल डोंट थिंक कि सबको यहाँ पे फाइल करने चाहिए? अगर ये वजह आप बता रहे हैं कि इसका क्या मतलब है कि हमें नहीं करने चाहिए फाइल? देखिए, फाइल जो है ना करना, हाँ, फाइल करने से टैक्स कलेक्शन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। टैक्स तो जो हो रहा है वो हो रहा है, आपने टैक्स नेट में और लोगों को लेके आना है। दैट्स नॉट फाइलिंग, मतलब आपने उसके फाइलिंग कितने लोग कर रहे हैं उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। यही मैं कहता हूँ कि जो बंदा फाइलर नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्स नहीं देता। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, मुझे तो समझ नहीं आती कि इनको इतना शौक क्या है फाइलर बनाने का। नॉन फाइलर स्टेटस रखना एक महंगा शौक है। देखें, अगर कोई बंदा वो रखना चाहता है, आप गाड़ी खरीदती हैं, अगर आप नॉन फाइलर हैं आप 3 गुना ज़्यादा टैक्स देती हैं। ठीक है, आप अगर उसके बाद 50,000 से ज़्यादा अपने ही अकाउंट से निकलवाना चाहती हैं, आप उस पर भी टैक्स देती हैं। अच्छा, आपकी अगर बिजली का बिल 25,000 रुपये महीने से ज्यादा आता है तो आप उस पे भी एक्स्ट्रा टैक्स देती हैं। तो अगर आपको इतने एक्स्ट्रा टैक्सेस देने का शौक है तो हुकूमत को तो कहना चाहिए बिस्मिल्लाह ले आओ, दो। अच्छा, ये तो देखे ना जी, तो आपने ये फिक्रा वैसे बहुत आला था कि आपका एक महंगा शौक है और है नॉन फाइलर्स की। मैं इसमें ऐड करता हूँ कि ये जो है जी, गैस बंद कर दी, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, सिम ब्लॉक कर दी, इसमें एक और चीज़ डालें जो अगर तो ये सही तरह करना है। नॉन फाइलर अगर आप हैं, आपका पासपोर्ट नहीं रिन्यू वो तो वैसे भी नहीं रिन्यू हो रहा है, वो तो किताबों की वजह से नहीं हो रहा। आपका पासपोर्ट, इसको मुकम्मल करें ना। हर सर ये दवा अभी बंद नहीं हुआ कुछ। ये मैं सिर्फ ऐड कर दूं, अमेरिका में इफ यू ओ IRS टैक्स मनी तो वो आपको पासपोर्ट नहीं देते। मैं इसलिए कह रहा था कि और मुल्कों में ये करते हैं क्योंकि पासपोर्ट एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि अगर आपने टैक्स चोरी करनी है, फ़र्ज़ करें, उसके बाद आपने वो करके जो भी बचत की है आपने उसको कहीं लेके जाना है और आपने फिर जाके देखना है जो मैंने भेजा है वहाँ पे वो दिखता कैसे है, ढेर सारे जो पैसे हैं। अगर उनको अगर पासपोर्ट ही आपका रिन्यू नहीं होगा
ज़ाहिर है ये यंगर लोगों पे तो नहीं कर सकते जिनका जो फाइलर्स नहीं बन सकते। 18 साल के बाद आप कहें कि आप फाइलर नहीं है, आपका पासपोर्ट ही नहीं बन सकता। फिर जिन बच्चों ने यूनिवर्सिटियाँ जाना है, जिन लोगों ने ट्रैवल करना है, जिन लोगों ने कहीं भी जाना, जो लोग बाहर काम करते हैं जाके और यहाँ पैसे भेजते हैं, अगर वो फाइलिंग प्रॉपर नहीं करेंगे अपने, तो फिर सारा मसला वहीं हल हो जाएगा। तो आप बढ़ा लें टैक्स ब्रैकेट। दूसरा एक और चीज़ पता है, फाइलिंग में ये चीज़ साबित नहीं होती कि टैक्स चोरी नहीं हुई। ठीक है, बहुत बड़े बड़े टैक्स चोर हैं जो कि फाइल तो करते हैं। उनको पकड़ना एक प्रॉब्लम है। ये जिन लोगों ने बाहर पढ़ने शढ़ने जाना होता है ना, या जिनको वैसे ही वीज़ा लगवाने का शौक होता है, वो फाइल तो करते ही करते हैं, क्योंकि वो एम्बेसी में भी दिखाना पड़ता है कि आप फाइलर हो, यूर सिटीजन, मतलब क्या कहते हैं। एक और चीज़ मैंने नहीं सीखी, मैं टिप्स आपने दी, मैं एक टिप दे देता हूँ। वो टिप ये है कि आप अपनी जो पिछली रिटर्न आपने फाइल की है ना, अगर आपने सिर्फ फाइलर स्टेटस हासिल करना है, रहना है वहाँ पे, आप वही रिटर्न फिर से फाइल कर दें और उसके बाद आप उसको कुछ देर बाद रिव्यू कर सकते हैं। हाँ, और अच्छा। वो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 177/1 में खुल जाएगा आपका केस। सर तो ठीक है, लड़ लेंगे फिर केस। मेरे ख्याल में ये टॉपिक को बंद करते हैं। एक और चीज, एक लास्ट चीज के इस चीज से हमें एक बात पता चली है, जो ऑडियंस को भी बता दें कि अगर आपने इन मसलों से बचना है और अगर आपने इनसे आगे रहना है, तो आपका जो टैक्स अकाउंटेंट है वो आपका बेहतरीन बंदा होना चाहिए, जो इस चीज़ को समझे और जो चीज़ों को सही तरह लेके चले। आपको गलत एडवाइस ना दे, कोई लीगल चीज़ ना बताए, बट आपके टैक्सेस सॉर्ट आउट कर दे। तो टैक्स अकाउंटेंट्स जो हैं वो वैसे शरीफ लोग होते हैं। नहीं, टैक्स वो मिसाल है ना, मैंने बिल्कुल हंसते हुए नहीं कहा कि मेरा टैक्स अकाउंटेंट एक मिसाल है कि टैक्स अकाउंटेंट में ना पैसे नहीं बचाने चाहिए। और इसका अगर आपको अमली नमूना चाहिए तो मियां साहब ने हिसाबदार रखा था। अच्छा, और वकील पे भी पैसे नहीं बचाने चाहिए, तभी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वाला जो इशू है ना वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। मैं इससे पहले बता दूं जी, अब तीनों कर लेते हैं ना, कि डॉक्टर पे भी नहीं बचाने चाहिए खास तौर पे। अच्छा चलें आगे चलते हैं। वो मुझे ये बताएं कि हमारा कोई स्मॉग में कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कोई मेजर्स लिए हैं? कोई डेवलपमेंट नहीं सर हुई है। आर्टिफिशियल रेन हो रही है कि नहीं हो रही? आर्टिफिशियल रेन तो आते हैं, पहले चले जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट में। अली ने तो इतना रेन डांस किया था कि बारिश हो जाए, लेकिन अली का रेन रक्स हम देखेंगे, एक दिन देखेंगे। रेन रक्स। जस्टिस शाहिद करीम जो थे वो जस्टिस शाहिद करीम जो थे वो पिटिशन सुन रहे थे ऑन एनवायरमेंटल चैलेंजेस, जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी रगड़ा लगाया जो लोग उनके सामने थे। उन्होंने ये भी कह दिया जी महकमा माहौलियात खुद माहौलियात के कसूरवार हैं ख़राब करने में। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत दीगर बातों के अंदर एक जो बात की जो ख़ास तौर पे हमारी यंग ऑडियंस को खड़केगी, उन्होंने कहा जी कि जो रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ हैं इनको आप 10 बजे बंद करते हैं। अच्छा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कि उन्होंने कहा जी नॉर्मल डेज़ पे 10 बजे बंद करते हैं और वीकेंड्स पे 11 बजे बंद करते हैं। सो वो तो फिर चांस जो है वो मिल गया। और रेस्टोरेंट्स वैसे भी कौन से इसके ऊपर कुछ ज़्यादा अमल दरामद करते हैं। ये तो रेस्टोरेंट्स जो हैं इनका मर्जी होती है, वो लाइटें शाइटें बंद करके किचन ऑन रखते हैं और टेकअवेज भी चलते हैं और बाकी डिलीवरीज हो रही होती हैं। असल में सर होता पता है क्या है, होता ये है कि क्योंकि स्टेट अपनी रेट बिल्कुल लूज़ कर चुकी है ना। ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा, ये आज से मेरे ख्याल में महीना 1.5 महीना पहले भी ये चल रहा था रात को 10 बजे रेस्टोरेंट्स वाला। अब अगेन मैं इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाना चाहता, लेकिन एक ख़ास ओहदा होता है शहर में, उसके नाम से भत्ता वसूली शुरू होती है। बाइक पे एक बंदा आता है और वो कहते हैं जी उन साहब ने भेजा है। ओहदे का जिक्र ना कीजिए, मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपने एक्स्ट्रा मतलब टाइम आपको चाहिए कि आप टाइम पे बंद कर रहे हैं, तो ये चलता है। अच्छा, इसको तो आप छोड़ ही दें, आज की तारीख में आप गवाह हैं क्या हुआ है कि फिर वही चीज़ के भत्ताखोरी के लिए लोग आए हैं, सिस्टम में लूप होल है, एक चीज को बंद किया हुआ है, उससे बिल्कुल लिंक्ड दूसरी चीज भी यही बात कर रहे थे। सो आज फिर उस पे वो हुआ है। चलें। अच्छा, लेकिन स्मॉग के ऊपर और भी हमारे पास चीज़ें हैं करने को डिस्कस, जो कि आर्टिफिशियल रेन के हवाले से हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ चाइना से कोई बात आ रही है। यस ऑफ कोर्स, वहाँ पे जो एक नया निमोनिया का आउटब्रेक हुआ है एंड अपेरेंटली कोई रोज़ाना तकरीबन जो इमरजेंसी में पेशेंट्स आए, तकरीबन ऑन एवरेज डेली जो पेशेंट्स आ रहे हैं दे आर क्रॉसिंग 1000। हाँ, और वो भी बच्चे ज़्यादातर, मतलब 1200 से ज़्यादा मरीज डेली आ रहा है, जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं। शुमाली चीन के अंदर ये हुआ है और अक्टूबर से शुरू है। और ये पहला सवाल तो यही आता है जब ऐसी खबर सुनते हो कि इधर तो नहीं आ जाएगा ये दोबारा से कोई। देखिए ना, यही एक टेंशन वाली बात है कि अब हमने बहुत स्टीरियोटाइप कर दिया चाइना को, ये गलत बात है। अब ये भी हो सकता है कि कोई इस किस्म की ये बीमारी हो जो कि किसी एक जगह पे महदूद है और आगे स्प्रेड नहीं हो रही। हम अब टेंशन
लेकिन आई थिंक पहले हमें ये तो डर होना चाहिए ना कि भाई जिस तरह पहले हमें ज़रा थोड़ी डिले हो गया था कुछ मेजर्स लेने से पहले में इतना हमें नहीं प्रिपेयर थे, इस दफ़ा एटलीस्ट थोड़ा प्रोएक्टिव भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ बड़ी बात है कि अक्टूबर में चाइना में एक चीज़ हुई है और हमारे पास नवंबर तक पहुँच गई है, वरना तो इनका नॉर्मल साइकिल जो है मेरे ख्याल में 3-3.5 महीने बाद सब लोग दसांगे। लेकिन सर कोविड से ना अब किसी ने घबराना नहीं, कोविड से बहरहाल इतनी साइंस इतनी रिसर्च सो मच हैज़ गॉन इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग। हाँ कोई नई चीज़ आ जाए उस पर कोई बंदा गारंटी नहीं दे सकता, बट टेंशन ना लें। आई थिंक मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ, क्लियर कि ये कोविड से रिलेटेड है या नहीं है। मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ, पाकिस्तान में नहीं आ रहा, मतलब उसकी एक वजह अच्छा है। ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अल जजीरा का आर्टिकल पढ़ा है इसके ऊपर। सो अभी तक जो डायग्नोसिस है ना इसका वो ये है कि क्योंकि हमने तो कोविड की परवाह ही नहीं की, वहाँ पर बहुत रिगरस किस्म का लॉकडाउन था, वहाँ पे उन्होंने इन्फोर्स किए मास्क, वहाँ पे कोई आपको मास्क के बगैर नज़र नहीं आता था जितने अरसे तक इजाज़त नहीं थी। अच्छा ये जब मास्क अब उतरे हैं ना तो उनकी बच्चों की ख़ास तौर पे इम्यूनिटी इतनी नीचे चली गई हुई थी कि वो सर्दियाँ जब आई हैं तो वो निमोनिया होने शुरू हो गए। अच्छा क्योंकि हमने तो पहले भी कभी परवाह नहीं की थी, यहाँ पे तो वो उस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। हम तो स्मोक से लड़ रहे हैं, आपसे पता नहीं क्या क्या चीजें यहाँ पे, वो कैसे वो किस किस्म की इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे हैं। जब अपनी साइकिल पूरी टर्न करेगी तो इस खित्ते से जो फेफड़े निकलेंगे वो कमाल होंगे, 6 पैक फेफड़े निकलेंगे। जो अब बच्चे पैदा होंगे उनके स्टेनलेस स्टील के फेफड़े लगे हुए आएंगे। हाँ ऐसी एवोल्यूशन। दूसरा ये है कि वो जो बीच में आर्टिफिशियल रेन की भी बात हुई थी, सो वो जो 35 करोड़ खर्चा है उसमें एक चीज़, ये आर्टिफिशियल रेन मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं कराने लगे, ये पहले भी हो चुकी हुई है। अब बाकी मसाइल के अलावा एक जो इसमें मसला है वो ये है कि इसके लिए बड़ा जहाज चाहिए होता है, हमारे पास नहीं है। अच्छा नहीं, उस पर भी बहुत मेहनत हो रही है। 35 करोड़ मुकर्रर कर दिया, अभी दिया नहीं है, किसको देना है क्या करना है। वॉल्टन एयरपोर्ट का बाकायदा वहाँ पे दौरा हुआ, उसके अंदर लोगों ने जाके देखा जी कौन कौन से जहाज़ हमारे पास है, तो जाके कहते हैं ये जहाज़ भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं है। जो उन्होंने 3 जगह आइडेंटिफाई की हैं जहाँ से जो जहाज़ ये अवेलेबल हैं जो कि आप रेंट पे ले सकते हैं, वो है चाइना, UAE और अमेरिका, जहाँ पे आर्टिफिशियल रेन की ज़रूरत होती है। इन वजूहात से नहीं, अभी जो हमारे पास जहाज़ हैं वो बेसिकली फार्मिंग एक्टिविटी के लिए यूज़ होते हैं कि जब आपकी किसी ऐसी जगह पे फार्मिंग एक्टिविटी फसल पे आपका कोई कीड़ा लग जाए ऐसा जो पूरी फसल को तबाह कर देगा, तो उसके लिए प्लेन यूज़ होता है। वो इस चीज़ के लिए काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी मेहनत हो रही है। लेकिन एक बात जो इसके अंदर थी ना, उसमें मसला हो गया कि वो जो बंदे जो उन्होंने करने गए, जो मुआयना करने गए जहाज़ों का, उन्होंने कहा इसकी रिपोर्ट बना दें। अब वो रिपोर्ट बनेगी, कोटेशंस आएंगी चाइना, UAE, अमेरिका से, उसके बीच में बंदे डलेंगे जो कोटेशन लेंगे, जब तक जहाज मिलेगा यहाँ आएगा तब तक मेरे ख्याल में स्मॉग खत्म है। ये नेक्स्ट ईयर पे आप सोचिए, मेरा अपना ख्याल है। लेकिन मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को एक टिप देना चाहता हूँ कि वो हाई कोर्ट में जाके कहें कि फौरी तौर पे 2 रेंज कराने के लिए, एक रेंज से आपको पता है कि 3-4 दिन अच्छे गुजरते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि पूरा महीना ही अच्छा गुजरे। तो ये तकरीबन कोई 1-1.5 अरब रुपए का खर्चा है, तो हम करने लगे हैं, उसकी वजह से ना इलेक्शन हम महीना और लेट कर देते। लेकिन सर अल्लाह माफ़ करे, अब यहाँ पे 1-1.5 महीना अगर खुदा ना खास्ता बारिश किसी वजह से हो गई तो यहाँ पे तो फ्लड्स का बड़ा इशू। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो इतना बड़ा जहाज़ लेके एक्साइटेड ना हो जाए कि जी 2 दिन छड़ो 1 हफ्ता करते हैं, फ्लडिंग का बड़ा इशू हो सकता है। तो बारिश जो है बड़ी हमें सोच समझ के करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा ये तो मुझे बताएं, ये हम डिस्कशन कर लेंगे। एक बड़ी में ये कर ली हमने डिस्कशन। हाँ, लेकिन और ये जरा अजराए तफन्नुन था कि आर्टिफिशियल रेन से फ्लड ही आ गया, ये थोड़ा सा हमने जरा मस्कल गया। लेकिन वो जो जस्टिस काजी फैज ईसा ने जो एक मैं देखिए हमेशा कहता हूँ बिल्कुल स्लो नहीं आ रहे, उन्होंने वुकला कम्युनिटी के ऊपर की। अच्छा बिल्कुल ठीक है, आई होल हार्टेडली एग्री विद। ये रात है जी कि पंजाब पुलिस के एक मरहूम एहलकार अब्दुल रऊफ नामी जो हेपेटाइटिस से इंतकाल कर गए, उनकी बीवी और उनका बेटा अदालत में मौजूद थे। उनकी पेंशन के ऊपर बहस हो रही थी, जिसके ऊपर एक जो उनके ब्रदर जज थे काजी फैज ईसा के, उन्होंने ये बताया कि जी तुम्हें नहीं पता कि जो उसकी उम्र है वो अब 20 साल तक रिड्यूस कर दी गई है, आपकी जो सर्विस की और पेंशन की जो भी वो बात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद काजी फैज कहते हैं कि यार आपको ये नहीं पता कि वकील ने आप किताब पढ़ना छोड़ दी, और उसके साथ कहते हैं कि इनको जो अब पिटिशन है
वो लिखना फिर से सिखाई जाए, सब कुछ करना चाहिए। टाइटल नहीं सही लिखा। एक वकील क्योंकि हमारे बीच में मौजूद हैं और उन्होंने पहले ही मुझसे हामी भर ली कि ये बात सही है, तो आप ही बताएं। मैं तो आपको कब से कह रही हूँ कि बिल्कुल आई डेफिनेटली एग्री विद। देखिए ये स्टैंडर्ड बढ़ाने वाली बात है। आपने मेरे ख्याल से रिसेंटली देखी होंगी जो कि प्रोसीडिंग्स चल रही होती है सुप्रीम कोर्ट में। इट्स विदाउट अ डाउट आई थिंक वी कैन ऑल एग्री कि काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग मी। आई थिंक एज अ लॉयर, एज अ डॉक्टर, इवन कोई प्रोफेशन भी आपका हो तो आपको यू नीड टू कीप ऑन बिल्डिंग दैट स्किल सेट या जो भी आपको चाहिए। तो पिटीशन फाइल करना तो बेसिक स्किल सेट नहीं है जो आपको वैसे ही आना चाहिए? बेसिक स्किल सेट है, लेकिन सैडली आप हैरान होंगे कि ये यहाँ पे नहीं सिखाया जाता सही तरह। सिखाया जाता है, कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा और किस किस्म का सिखाया जा रहा है वो भी। यहाँ से एक ब्रॉडर सर बहस छिड़ जाती है। मैं सॉरी जी 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 वो ये कि मैंने किसी से सुना था जी जी आप पहले बात कंप्लीट करें। मेरा कुछ वकील दोस्त और भी हैं जो कि मुझे ये कहते हैं यार कि जैसे ही आप ग्रेजुएट करें और आपने वकालत को सीरियसली लेना है और आपने वकालत में अपना नाम कमाना है, तो आप लाहौर, कराची, किस भी शहर में हैं और जितने भी शहरों में वहाँ की जो सबसे अच्छी टॉप सी लॉ फर्म है वहाँ पे जाके रगड़ा खाएं। आप जो सारी निचली वाली चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, वो मैं उसकी बात करें, मेरी बात नहीं है। क्या इस बात में हकीकत है कि आप अच्छी लॉ फर्म्स में जाएंगे तो आपकी अच्छी तरबियत होगी और आप खुद से अपनी प्रैक्टिस एक दिन अगले दिन ही शुरू कर लेंगे तो खराब होगी? आपके सामने ही है एग्जांपल्स, सो मेनी लॉयर्स हैव डन दैट। कितनी मिसालें हैं ऐसी वकीलों की जो कि टॉप लॉ फर्म्स में आप थ्रू रेफरेंसेस, थ्रू कॉन्टैक्ट्स एंड कनेक्शंस चले जाते हैं, देन ऑब्वियसली उनका करियर पैथ इज़ वेरी डिफरेंट देन दोज हु डोंट हैव एक्सेस टू द टॉप फर्म्स। एक और मैं बात करना चाहूँगी जो आपने पहले बात की थी कि सिखा रहे हैं नहीं सिखा रहे। हम इवन जो अच्छे आई वुडंट से अच्छे बट आई वुड से प्राइवेट स्कूल से जो पढ़कर आते हैं या बाहर से पढ़कर आते हैं और जब वो ग्रेजुएट करते हैं एज अ लॉयर, तो अगर वो इन चीज़ों के बारे में ख्याल करते हैं ना कि अच्छा हमने टाइटल सही रखना है, ड्राफ्टिंग ऐसी होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग इस तरह की होनी चाहिए, मतलब उसकी एस्थेटिक में नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन एटलीस्ट उसकी जो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें। तो आप जब लोअर कोर्ट्स में जाते हैं तो यू सी के दीज थिंग्स आर, अगर बाकी सब लोग अगर 90% ऑफ द लॉयर्स फॉलो नहीं कर रहे तो आपको करने की क्या जरूरत है? आप अपना काम करो। ये भी अच्छा ये बिल्कुल, तो इससे आप मतलब देयर इज नो, यानी कि आप अपने अंदर अगर डिसिप्लिन रखें, बाकियों को ना देखें, तो तब जाके जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे तो आपकी आदत बन चुकी होगी जो कि शायद जिनसे ये मुखातिब थे काजी उनकी नहीं थी। अगर आपका सीनियर लॉयर आपको कहता है ना, अगर वो पर्टिकुलर है अबाउट कि अच्छा आपने पिटिशन ड्राफ्ट की है बिफोर फाइलिंग इट, शो मी, अगर वो आपकी स्किल सेट में आपको हेल्प करता है तो ओनली देन यू लर्न, अदरवाइज यू नो कौन सिखाता है? आपकी मुस्कुराहट देख रही है, अभी वो आने लगे हैं आपकी कम्युनिटी के ऊपर, कुछ बात आने लगी। आप बोल दें प्लीज। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसा मुंह वैसा कुछ होना, मतलब हर तरह के पैसों पे हर तरह का वकील मिलता है। एक बेचारा गरीब आदमी है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता एक ऐसा लॉयर जिसकी ड्राफ्टिंग अच्छी हो, वो माठे वाले के पास जाएगा। मतलब ये नहीं, आपके जो स्टेनोग्राफर्स होते हैं जो आपके कोर्ट्स के बाहर होते हैं, उनको भी मतलब अगर कोई कर रहा है ये काम तो कितना डिफिकल्ट होता है कि लेकिन अली ये गुस्से का काजी फैज गुस्से इसलिए थे क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर हो रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हमारे लिए बहुत मुकद्दस है। हमारे लिए तो सब मुकद्दस है। मैं तो सिर्फ इतना गोशगुजार करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हमने पढ़ी हुई हैं जिनमें शायरियां चल रही हैं, शायरियां भी चल रही, फिल्में गॉडफादर्स। आई एम अबाउट टू गेट, मेरा ख्याल है मैं बैन होने लगी हूं। नहीं बुकला पे भी अब अपनी बहन होती बिजी हो जाए। वो क्या कहते हैं कि अपने पेटी भाइयों पे भी नजर डालें और फिर बाकियों पे भी आए। और नहीं देखिए, इस तरह तो हर किसी को जरूरत है अली अपने स्किल सेट को बेहतर करना, अपने थोड़ा मतलब यू नो इम्प्रूवमेंट तो हर किसी को जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं, सबको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लॉयर्स भी उसमें शामिल हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। जो मैं वाहिद चीज़ कह रहा हूँ ना कि इस पर फ़ौरन ना उठ जाते हैं सवालिया निशान के, जी जो लॉ कॉलेजेस हैं वो ठीक पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे। भाई बात बड़ी सादी सी है। अब ये जो है ना, ये भी एक इदारे और एक बंदे के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। वो कहते हैं जी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इसका इस तरह का सिलेबस है, मेरे पास इस तरह के टीचर हैं। वो जो पढ़ने आया है उसको वारा खाता है वो एडमिशन ले लेगा, उसको नहीं वारा खाता है वो नहीं एडमिशन ले लेगा। एक बंदा वकील अच्छा निकल आता है, एक बंदा वकील हल्का निकल आता है। अगेन वो जो क्लाइंट है उसके पास ऑप्शन है वो किसको हायर कर रहा है। यहाँ पे एक और सवाल पैदा आपसे ही सवाल है जी जी, और ऑनेस्टली आपने बताना कि एज टू द बेस्ट ऑफ योर, वरना मैं बता दूंगा। बड़ा सादा सवाल, क्या हमारे मुल्क में वकील बहुत ज्यादा हैं?
ये किस किस्म का सवाल है? आई वुड हैव टू चेक एंड कंपेयर के बाकी मुल्कों में। चेकिंग ही नहीं करनी। अच्छा। मुझे आप अपनी परसेप्शन बेस से बताएं कि आपको लगता है कि इस मुल्क में वकील बहुत ज्यादा है या अभी बहुत कम है? औरों की कंपैरिजन टू व्हिच? इन कंपैरिजन टू अस, हमारे मुल्क की बात हो रही है, हमसे ही पॉपुलेशन के हिसाब से तो मेरा अंदाजा यही है कि ठीक है। ठीक है सर जी। देखिए फिर वही बात है, अगर आप माल रोड पे फिरेंगे तो ज्यादा लगेंगे। मैं माल रोड पे फिरता हूँ, मुझे हर जगह वकील नजर आते हैं। वही बात है कि अगर आप इक्वालिटी के हिसाब से देखेंगे ना तो फिर तो आपको लगेगा बहुत ही ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि एक अच्छे वकील के पास 500 केस होगा और एक हल्के वकील के पास एक भी केस नहीं होगा, और मतलब वो हल्के वकील बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे तो अब ये पता है ये पूरा मौजू है, क्योंकि किसी दिन हम इस पे बैठेंगे कि यहाँ पे अच्छे वकील से भी ज़्यादा अच्छा वकील वो है जो इलेक्शन जीता हुआ है बार का। अब हम ऐसा करते हैं, चलिए ये बार इसलिए रोक देते हैं कि मुझे डर भी बहुत लगता है वकील, क्योंकि डर लगता है। हाँ तो यार हाँ नहीं सही है, आपको बिल्कुल डर के रहना चाहिए। अच्छा एक खबर अभी आई थी कि वर्ल्ड बैंक को फाइनली इजाज़त मिल गई है पब्लिक स्कूल्स पे रिसर्च करने की। अब वो पहले इजाज़त थी कि नहीं थी, दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, लेकिन ये बड़ा एक अच्छा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। फाइनली एन अनबायस्ड ऑर्गेनाइजेशन। असल में ना पहले थी या नहीं थी, हर दफ़ा जब इजाज़त मिलती है ना तो ये एक अच्छी खबर होती है। उसकी वजह ये है कि आपको अंदाज़ा है कि हमारे जैसे मुल्कों में जब भी बाहर से कोई इस तरह का कुछ सर्वे करना चाहे या कोई डाटा कलेक्ट करना चाहे तो यहाँ पर बहुत से लोगों के अगेन एंटीने खड़े हो जाते हैं और सबको उसमें कंस्पिरेसी नज़र आनी शुरू हो जाती है, कोई सबको ख़तरात नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अगेन हमारी यहाँ पे हम जो ख़ुद डाटा कलेक्ट करते हैं वो तो इतनी नाकिस होता है कि उसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। अगेन हमें नहीं पता कि वो भी जब आ रहे हैं तो उनको जिस तरह की सहूलियात चाहिए ठीक डाटा कलेक्ट करने के लिए वो भी उनको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अच्छा मेरा सवाल, ये करने क्या आ रही है, ये एग्जैक्टली क्या करने आ रही है? देखिए यहाँ पर ना इस किस्म की काफ़ी बातचीत हो रही है जिसकी वजह से आपने देखा होगा कुछ अरसे से असातिज़ा गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। उसमें ये चीज़ें हो रही हैं कि जी इनके जितने असातिज़ा हैं इनके टेस्ट लिए जाएँ, उस हिसाब से इनके तबादले तकर्रियाँ हों, और एक प्लान है कुछ स्कूल्स को NGOs के अंडर देने का, एक प्लान है कुछ स्कूल से फॉरेन फंडिंग लेके उसके थ्रू इसको चलाने का। ये सॉरी अगेन ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये सारा कुछ उस्ताद को देखने आ रहे हैं, उसकी ओवरऑल कंडीशन मेरे ख्याल में अगर आप जैसे आप कह रहे हैं देखने आ रहे हैं, सिलेबस के ऊपर भी ये कुछ करेंगे फोकस, क्योंकि वो भी तो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है आज से कुछ काफ़ी देर तक, वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, सो मसला ये है कि उसका नाम बदल के सिंगल से नेशनल करिकुलम कर दिया है। सो अब ये है कि सिंगल नहीं है, आप कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल नेशनल करिकुलम ही होगा। सो अब वो जो नेशनल करिकुलम प्राइवेट स्कूलों के लिए उन्होंने चॉइस एक रूम दे दिया, उसको उसमें रूम दे दिया है, लेकिन अगेन क्या कसूर है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों का कि अगर उनको निसाब ठीक नहीं मिल रहा, अगर सो बात ये है कि अगर उसको बेहतर किया जा सकता है, उसको एट पार लाया जा सकता है विद प्राइवेट स्टूडेंट्स, तो व्हाई नॉट। अली मैं तो इस चीज के जब प्राइवेट स्कूल्स ने एहतजाज कर ली थी, इतनी डिले हो गया था कि कोई मैं तो कह रही थी कि नेशनल करिकुलम फाइनली अगर कुछ जो पहले था उससे तो बेहतर ही हो रहा है, राइट, तो उसमें नहीं रुकावट आनी चाहिए थी। I mean, सिंगल वाले में नहीं वो उसमें तो बहुत मसाइल थे, सिंगल मसाइल थे, लेकिन आप उसको कंपेयर करते हैं ना फ्रॉम द व्हाट इट वाज बिफोर, तो ठीक है उसमें इटसेल्फ मसाइल थे, लेकिन कुछ तो अपग्रेड हो रहा था, कुछ तो इम्प्रूवमेंट नहीं, एक्चुअली मसला पॉलिसी का था। जब आप सिंगल कह देते हैं ना कि इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ सकते, तो अब वो इशू नहीं रहा। उसकी जो स्पिरिट थी ना वो बहुत अच्छी थी, वो स्पिरिट उस SNC की बहुत अच्छी थी कि जी आप पब्लिक और प्राइवेट के अंदर आप एक पैरिटी लाएं कि सारे जो बच्चे हैं वो एक ही चीज़ पढ़ के ऊपर आएँ। लेकिन उसके ऊपर एक चीज़ इग्नोर हो रही थी कि जी प्राइवेट के अंदर अगर आप सिलेबस कोई सा भी इंट्रोड्यूस कर लें वो शायद बहरहाल एक बहुत बेहतर तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, पब्लिक सेक्टर में एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। सो रादर देन कि आप करिकुलम का कान पकड़ के आप पब्लिक सेक्टर एजुकेशन ठीक कर रहे हैं, आप पब्लिक सेक्टर एजुकेशन के हालात बेहतर करके फिर वहाँ पे सिलेबस लाएं, सो ये एक बहुत ब्रॉड डिबेट हो जाएगी हम इसके अंदर। लेकिन वर्ल्ड बैंक की जो ये काविश है, आई होप कि अच्छी रहे, इस सर्वे से कुछ हमें भी सीखने को मिले, कुछ उनको भी पता चले और दुनिया में कोई बात बाहर है। Hopefully this report will help us to make better policies। और खाली सर्वे ना करें, वो हमें पैसे भी दें। अली बस पैसों की हर चीज में पैसों की बात चले यहाँ पे आ भी जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन आपने प्लेस एंड टाइम प्लीज चले। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। विल बी बैक अगेन tomorrow at 11:03 PM. See you tomorrow.
अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।